चलो हम लोग अब डीसी थ्योरी की बात करते हैं। तो डीसी थ्योरी में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है। ओम का नियम निम्न में से किस पर लागू होता है। कह रहा है कि ओम का जो नियम है वो किस पर लागू होता है। एसी पे लागू होता है, डीसी पे लागू होता है, कि दोनों पे लागू होता है, कि इनमें से कोई नहीं, कि किसी पे लागू नहीं होता है। ठीक है। तो जो ओम का नियम होता है वो हमारा एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। ठीक है। तो जो ओम का नियम होता है वो हमारा एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। तो एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ओम का नियम एसी सर्किट के लिए भी लगाते हैं। ठीक है। जो ओम का नियम है वो हम एसी सर्किट के लिए भी लगाते हैं और हम डीसी सर्किट के लिए भी लगाते हैं। तो ओम का नियम हम दोनों के लिए लगाते हैं, एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चलो अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये देखो कितनी अच्छी बात है। देखो कह रहा है एसी के लिए प्रतिरोध आर के स्थान पर क्या आ जाता है, प्रतिबाधा आ जाती है, इम्पीडेंस आ जाता है। पढ़ा है ना इम्पीडेंस। ठीक है। तो इम्पीडेंस का भी मात्रा क्या होता था, प्रतिरोध होता था। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, और इम्पीडेंस जेड से डिनोट करते थे इम्पीडेंस को। तो इन तीनों के मात्रक हमारे ओम होते थे, याद रखना है बात। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तीनों के मात्रक हमारे ओम होते हैं। क्यों, तीनों क्या है, रेजिस्टेंस, एक तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। तीनों हमारे रोकने का काम कर रहे हैं। तो तीनों रोकने का काम कर रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो तीनों रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये रोकने का काम कौन करता है, डीसी परिपथ में रोकने का काम करता है प्रतिरोध, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। वही एसी में आ जाता है तो कैपेसिटर लगा होता है तो रोकने का काम करेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर लगा है तो रोकने का काम करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर आर एल सी तीनों लगे हैं, या फिर आर एल लगा है, या फिर पी आर एल सी, ठीक है, या फिर एल सी लगा हुआ है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर अगर लगा हुआ है सर्किट में हमारे, तो उसको रोकने के लिए हमारा आता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को डिनोट करते थे जेड से। ठीक है। तो तीनों के मात्रक हमारे क्या होते हैं, एम ओम होते हैं। तो देखो वही चीज़ है, कह रहा एसी के लिए प्रतिरोध के स्थान पर क्या हो जाता है, इम्पीडेंस आ जाता है। तो एसी के लिए क्या आता है, एसी के लिए हमारा इम्पीडेंस आता है एसी सर्किट के लिए। ठीक है। और डीसी परिपथ के लिए क्या आता है, डीसी के लिए क्या आता था, हमारा रेजिस्टेंस आता था। क्या आता था, रेजिस्टेंस आता था डीसी परिपथ के लिए। ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम कौन सा है, वी बराबर आई आर। तो देखो इसमें बड़ी जल्दी गलत हो जाती है, तुरंत, मतलब क्यों गलत हो जाता है, देखो जरा। हमने पढ़ लिया वो ओम का नियम वी बराबर आई, रटा हुआ है। ठीक है। सीधा ए ऑप्शन लगा के निकल जाएंगे आगे। ठीक है। लेकिन देखो बी ऑप्शन भी वही चीज़ लिखा है, वी बराबर आई आर ही लिखा है। और जो सी ऑप्शन है वो भी यही लिखा हुआ है, वी बराबर आई आर ही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन भी। ठीक है। तो सारे ऑप्शन हमारे वी बराबर आई आर को ही डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। यानी कि सारे सही हैं, हमारे सारे नियम किसके, ओम के नियम ही डिनोट कर रहे हैं सारे नियम। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा व्हीट स्टोन सेतु में अगर गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब क्या है, बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है कॉपी में अपनी। ठीक है। अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है। ठीक है। तो कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु में अगर गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अगर गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो हमारा कैसा है, संतुलित है। कैसा है, संतुलित है। तो जब ऐसे होता था, रेजिस्टेंस पढ़ते थे, 4 रेजिस्टेंस लगते थे ऐसे करके, पहला रेजिस्टेंस, इसके बाद ऐसे करके दूसरा रेजिस्टेंस लगता था। ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा है ना। ठीक है। तो बीच में देखो ऐसे करके एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, और बीच में देखो एक रेजिस्टेंस लगा होता था। तो इसमें से धारा नहीं प्रवाहित होती थी। धारा नहीं प्रवाहित होती थी तो इसका मतलब क्या था, हमारा गैल्वेनोमीटर था। क्या था, गैल्वेनोमीटर। मतलब कि धारा नहीं प्रवाहित होती थी तो उसका मतलब होता था हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कैसा, संतुलित है। अगर बीच में से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा संतुलित नहीं है। तो कह रहा व्हीट स्टोन सेतु में अगर गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं हो रही, धारा प्रवाहित नहीं हो रही मतलब शून्य है, तो इसका मतलब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, संतुलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तीसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को क्या किया गया, 12 वोल्ट की बैटरी से किसमें जोड़ा गया, श्रेणी में जोड़ा गया है। तो टोटल प्रतिरोध बताना है। तो ये बैटरी जो 12 वोल्ट की दे रखी, फर्जी दे रखी समझो। ठीक है। इसका कोई यूज ही नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना, ये पूछ रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है।
तीनों को उठा के जोड़ दो, तो तीनों को उठा के जोड़ो, श्रेणी किस क्रम में लगे, श्रेणी क्रम में लगे, किस में लगे, श्रेणी क्रम में लगे हुए। तो श्रेणी क्रम में लगे तो उसको मतलब तीनों को उठा के जोड़ दो 5 2 7 3 10, 10 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ओम के 25 प्रतिरोधों को, ठीक है, 25 ओम के 25 प्रतिरोधों को किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, 25 ओम के 25 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हमें बताना है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्या बताना है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 25 ओम के 25 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो 25 ओम के 25 प्रतिरोधों को किस में जोड़ा, समांतर क्रम में, तो 25/25 हो जाएगा, यानी कि 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, सेम मान के प्रतिरोध अगर हमारे पैरेलल में लगे हो तो उसका रिएक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका टोटल प्रतिरोध क्या होता है, R/N क्या होता था, R/N होता था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ है, R का मान कितना है 25 ओम, संख्या कितनी है, कितने प्रतिरोध है 25, तो 25/25 यानी कि कितना होगा 1 ओम। तो आंसर क्या होगा 1 ओम, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 10 ओम 12 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध जो हैं हमारे 230 वोल्ट सप्लाई के साथ समांतर में जुड़े हैं। 230 वोल्ट सप्लाई के साथ किस में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान बताना है। यार तीनों हमारे हैं किस में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत हल करने लगते हैं, तुरंत हल करने लगते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से, तीनों पैरेलल में लगे, तीनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे लगे, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारा विभव जो विभवांतर होता है वो सेम होता है, और धारा क्या होती है, डिफरेंस होती है। ठीक है, तो हमारे तीनों लगे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में लगे, इसका मतलब सब में धारा विभवांतर क्या होगा बेटा, विभवांतर। तो सब में विभवांतर हमारी, सारे रेजिस्टेंस में विभवांतर क्या होगी हमारी, सेम होगी, समान होगी, मतलब बी ऑप्शन। तो छठे का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध, इसमें भी 12 वोल्ट फर्जी दे रखा है, समतुल्य प्रतिरोध जोड़ रहा है, वो भी समांतर क्रम में। तो देखो समांतर क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम में जोड़ा तो जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम मान का आंसर आएगा। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम मान का आंसर होगा हमारा। क्या है, 6 ओम। 6 ओम से छोटा, 6 ओम से छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें, 6 ओम से छोटा केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 4.2 ओम। तो बिना हल करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसको ऐसे ही आंसर कर सकते थे, 4.2 ओम। ठीक है, क्यों, अगर 2 ऑप्शन होते 6, अगर एक जगह 5 ओम लिखा होता तो हमें हल करना पड़ता, तब हमें श्योर नहीं हो पाते कि कौन सा आंसर होगा। अब एक ही ऑप्शन दे रखा है, 6 ओम से छोटा एक ही ऑप्शन है हमारा, 4/2 ओम, इसका मतलब यही आंसर होगा, 4.2 ओम ही आंसर होगा। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए कितना होगा। ठीक है, ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस बताना है कि ए और बी के बीच क्या होगा। ठीक है, हल कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अभी देखो ये व्हीट स्टोन सेतु है, ये क्या है, व्हीट स्टोन सेतु है। ठीक है, अब देखो अगर कब हम जानेंगे कि संतुलित है कि नहीं है, तो देखो इसको मान लो P, इसको Q मान लो, इसको R, इसको R, तो P/Q यानी कि 2/4 बराबर में 3/6। 2 कम तो 2 में कितना हुआ, 1/2 बराबर 3 कम 3 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब संतुलित है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस लगा है 7 ओम का, ये हमारा क्या लगा, फर्जी लगा है, इसमें धारा हमारी जाएगी ही नहीं। ठीक है, यानी कि संतुलित है हमारा, ये जो व्हीट स्टोन सेतु है ये हमारा कैसा है, संतुलित है। संतुलित है इसका मतलब इसमें धारा ही नहीं जाएगी हमारी, जब धारा नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस हमारा फर्जी लगा हुआ है। इसको हम पॉइंट करेंगे, जब इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा है, ये रेजिस्टेंस में से धारा ही नहीं जा रही तो इसको हम हल ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब इसको हल नहीं करेंगे तो हमारा ये देखो, अब ए पे पकड़ो, ए से धारा जाएगी कि धारा बटेगी, एक यहाँ जाएगी एक यहाँ, धारा बढ़ गई, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में लगे, लेकिन ये देखो जो धारा इसमें जा रही है 2 ओम में जो धारा जा रही है वही धारा इसमें जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों जो है हमारे किस में लगे, सीरीज में। उसी प्रकार से ये दोनों भी किस में लगे, सीरीज में, क्योंकि जो इसके अंदर धारा आएगी वही इसके अंदर धारा जाएगी। तो हमारा 2 ओम और 3 ओम ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, और 4 ओम और 6 ओम ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है, तो ये दोनों हमारे किस में लगे, सीरीज में लगे हैं। तो 3 2 5, ये 5 ओम हो गया, कितना हो गया 5 ओम, ये 6 4 10 ओम हो गया। ठीक है, ये हो गया 5 ओम और ये हमारा हो गया 10 ओम। अब ये दोनों किस में लगेंगे, अब ये इस तरह से बन जाएगा, एक ये ओम बन जाएगा और एक ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये 5 ओम का हो गया और ये हमारा कितने को हो गया, 10 ओम का। ये आपस में कैसे लगे, पैरेलल में लगे, पैरेलल में लगे, तो इसको हल कर लो, 1/5 प्लस का 1/10, तो नीचे बेस बराबर करा, 2 का गुणा इधर तो 2 का गुणा इधर भी, तो कितना हो जाएगा, 2/10 बराबर
प्लस का 1/10 यानी कि कितना होगा 3/10, 3/10। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/10, 3/10 बराबर कितना है 1/r। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 10/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8वें का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 8वें का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कह रहा है श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, उसका तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये मैं बताना। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है किसमें को, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं वो भी क्या जुड़े हैं, प्रतिरोध जुड़े हैं, तो सभी को जोड़ लेते थे, यानी सभी घटकों का क्या हो जाएगा योग। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि सभी घटकों का योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर सी ऑप्शन ना होता ना, अगर सी ऑप्शन ना होता तो हमारा क्या ऑप्शन होता, बी ऑप्शन हो जाता। ध्यान से समझो कैसे। श्रेणी क्रम में क्या है, जो सबसे उच्च मान का सभी को जोड़ते हैं, तो श्रेणी में क्रम में क्या होता है, जो सबसे उच्च मान का प्रतिरोध होता है उससे भी ज़्यादा मान का हमारा आता है तुल्य प्रतिरोध। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, समांतर में हमारा जो सबसे छोटा है उससे भी कम मान का प्रतिरोध होता है। तो ये बात याद रखना, अगर सी ऑप्शन ना होता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, बी ऑप्शन सही होता। ठीक है ना, ऐसे ही तुम्हें कंपेयर कराने होते हैं सवालों में। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, अब समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, देखो ए ऑप्शन, यानी कि न्यूनतम, जो न्यूनतम मान का प्रतिरोध उससे भी कम मान का प्रतिरोध हमको, उससे भी कम मान की वैल्यू प्राप्त होती है हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 10 का नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो बताने की डिटेल ज़रूरत है नहीं, ये सब तो बिल्कुल क्लियर होगा तुम्हारा। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घर में 2 बल्ब लगे हैं। एक घर में कितने बल्ब लगे, एक ये बल्ब लगा है, एक ये बल्ब लगा है। ठीक है, 2 बल्ब लगे हैं, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है। ठीक है, तो एक घर में कितने बल्ब लगे, 2 बल्ब लगे, एक दूसरे की अपेक्षा अधिक तेज़ जलता है। एक बल्ब जो है, एक जो है दूसरे की अपेक्षा अधिक जलता है, मतलब ये तेज़ जलता है तो ये कैसे जलता होगा, ये धीमे जलता होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक घर में 2 बल्ब हैं, एक दूसरे की अपेक्षा अधिक तेज़ जलता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। दोनों में से किसका प्रतिरोध जो है हमारा अधिक होगा, दोनों में से किसका जो प्रतिरोध हमारा अधिक होगा ये हमें बताना है कि दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो ज़रा ये बताओ, रजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा, रजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा वो बल्ब उतना ही हमारा क्या जलेगा, धीमे जलेगा। क्यों, क्योंकि रजिस्टेंस क्या करेगा, वो अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में बदल देगा, हीट में बदल देगा। ठीक है, यानी जो उसमें करंट आएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्यों ऊष्मा कौन पैदा करता है, अभी इस मॉर्निंग में वीडियो मिली थी उसमें पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, ऊष्मा के 3 क्वेश्चन आए थे उसमें ऊष्मा से रिलेटेड, कि जो प्रतिरोध होता है वो हमारा ऊष्मा को निकालता है, मतलब ऊष्मा पैदा करता है प्रतिरोध जो होता है। ठीक है, तो बल्ब है, बल्ब है तो मतलब कि जिस बल्ब का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो बल्ब उतनी ज़्यादा हीट पैदा कर देगा, लेकिन रोशनी सबसे कम देगा। रोशनी क्या देगा, सबसे कम देगा। जिसका प्रतिरोध का मान कम होगा, जिसके प्रतिरोध का मान कम होगा तो विद्युत धारा उसमें उतनी ज़्यादा जाएगी, तो विद्युत धारा उतनी ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा, वो बल्ब हमारा ज़्यादा तेज़ चमकेगा। इसका मतलब जो बल्ब ज़्यादा तेज़ चमक रहा है उस बल्ब का प्रतिरोध कम है, और जो बल्ब धीमे चमक रहा है तो उसका मतलब उस बल्ब का प्रतिरोध क्या अधिक है, क्योंकि विद्युत धारा में ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक बल्ब दूसरे के, यानी पहला बल्ब तेज़ जल रहा है और दूसरा बल्ब धीमे जल रहा है, तो इसके अनुसार क्या होगा, यानी किसका प्रतिरोध अधिक है, तो किसका प्रतिरोध अधिक है, जो धीमे जल रहा है। जो धीमे जल रहा है उस बल्ब का प्रतिरोध क्या अधिक है। समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मंद बल्ब का प्रतिरोध, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो धीमा जल, मंद का मतलब धीमा, जो धीमा जल रहा है बल्ब, उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कैसा है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ज़्यादा है, यानी कि अधिक है। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरेख में दिखाए गए परिपथ में, अरे ये तो आवेश का नियम वही लगाना है, किरचॉफ का नियम लगाना है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। देखो आ कौन सी रही है, ये हमारा नोड है, ये जो ओ है ये हमारा क्या है, नोड है, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। आने वाली धारा कौन कौन सी, देखो 10 लिख लो, 10 प्लस का 2.5, इसको मन में भी कर सकते हो। वैसे कैसे कर सकते हो, 10 प्लस का 2.5 प्लस का, और कौन सी आ रही है, देखो 5A भी आ रही है, प्लस का 5A। ठीक है, और बराबर जा कौन सी रही है, बराबर में 6A जा रही है, बराबर में कौन सी जा रही है, 6A। तो कह रहा है एक्स में जो धारा है वो उसकी प्रबलता कितनी होगी, तो जोड़ लो। देखो तो एक्स में कितनी जा रही, प्लस का एक्स, इसका एरो नहीं दे रखा है, वैसे एरो देना चाहिए था इनको, तो ये इसी के बराबर है, मतलब ये कुल मिला के ऐसे बाहर निकल, इसका भी एरो बना लेना, ये बाहर निकल ले जा रहा। ठीक है,
जोड़ो जब 10 और प्लस का 2.5 और प्लस का 5 कितना होगा, 10 5 15, 15 17.5, 17.5 से कितना घटा दोगे, 17.5 से घटा दोगे 6, 17.5 से हम 6 घटा देंगे, घटा दो 6, कितना आ जाएगा 5 और 11.5, तो इसका आंसर कितना होगा 11.5। ठीक है, तो 11.5 एम्पियर की धारा है किसमें, इसमें निकल रही होगी इस तरह से। ठीक है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि निकल ही रही हो, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हल करने का तरीका क्या हो गया, कुल मिला के तुम्हें आंसर निकालना था, कैसे देखो ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे। तो कोई ये एक तरफ जा रही है, नोट की तरफ जा रही है, इनको डायरेक्ट जोड़ लो पहले, ये 3 जा रही थी, 10 6 16 और 16 और ये कितना था 2.5 था, 16 17.5 है, एक तरफ वाली 17.5 दूसरी तरफ वाली 5 पे घटा दो दोनों को, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नीचे दिए गए संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में एक्स का मान बताना है। किसका मान बताना है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। पी अपॉन में क्यू बराबर आर बटे एस लगा लो, 10 बटे एक्स बराबर में 5 बटे 4। ठीक है, हल कर लो, 5 दूना 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8, एक्स बराबर कितना होगा 8 होम आंसर हो गया। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसके साथ इसको ही लेना है, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जो जैसा एक बार करोगे वैसे ही काम, इसको इसके साथ ले सकते हो, इसको इसके साथ, और तो भी इसको इसके साथ ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो चाहे वही आंसर आएगा 10 बटे 5 बराबर, यानी कि जो इधर का 10 लिया है तो इधर का भी एक्स लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर अगर 10 लिया है तो इधर का भी एक्स हमको कहाँ लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा ये। ठीक है, तो बटे में एक्स बटे 4, 5 दूना 10, एक्स बराबर 8, इसमें भी एक्स बराबर कितना 8 होम आ रहा है, इसका मतलब एक्स का मान कितना है, एक्स का मान हमारा कितना है 8 होम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, यानी कि 8 होम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि सड़कों गलियों और प्रकाश में करने के लिए लगाए गए लैंपों को किस में जोड़ा जाता है, लगाए गए लैंपों को जो है किस में जोड़ा जाता है, सड़कों गलियों और प्रकाश में करने के लिए इसको किस में जोड़ा जाता है, सड़क हो, गलियाँ हो या फिर घरों की लाइटिंग हो, सबको किस में जोड़ा जाता है, बिल्कुल हटा चुके हैं पहले ही, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी इनकी सबकी जो वायरिंग है कैसी की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है। क्यों करते हैं उसका भी रीज़न बता चुके हैं तुमको, क्योंकि वोल्टेज सबको बराबर बराबर मिले, क्योंकि वोल्टेज सबको बराबर बराबर मिले। अगर ऐसा नहीं है कि पता चले टीवी चला दी इसके बाद फ्रिज चला रहे, फ्रिज को कम वोल्टेज मिल रहा है, उसको भी ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सबको समान वोल्टेज मिलना चाहिए, इसलिए समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है लेकिन धारा सेम अलग अलग होती है, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो वोल्टेज सेम रखने के लिए हम लोग पैरेलल में वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है सड़कों गलियों और प्रकाशमय को करने के लिए, सड़कों गलियों को मतलब कि रोशनी यानी लाइटिंग जो होती है प्रकाश में, वो चीज़ बोल रहा है, चमकाने के लिए करने के लिए लैंपों को कैसे जोड़ा जाता है, तो लैंपों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि आमीटर को परिपथ में आमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, आमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में, आमीटर को किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको कैसा जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो आमीटर पूछा तो आमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर वोल्ट मीटर पूछता तो उसका आंसर क्या हो जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सॉरी ए नहीं, आमीटर मतलब श्रेणी क्रम में, सीरीज में। आमीटर मतलब क्या होगा, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। ठीक है, तो आमीटर को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, चलो 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंद परिपथ में वोल्टता हुआ धारा अनुपात, ओम का नियम है समझो, किसी बंद परिपथ में वोल्टता और धारा का अनुपात कैसा होता है, नियत होता है। ठीक है, यानी कि समानुपाती होता है वोल्टेज, यानी कि नियत होता है मतलब स्थिर रहता है, यानी कि डिपेंड होते हैं दोनों। वी प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई के, यानी ये वोल्टेज बदलेगा तो धारा भी हमारी बदलेगी। ठीक है, अगर मान लो वोल्टेज हमारा अगर 10 वोल्ट है, धारा अगर 5 वोल्ट है, अगर वोल्टेज 11 हो गया तो ये धारा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 15 ही होगा समझ लो। तो वही कह रहा नियत होता है मतलब। ठीक है ना, तो वोल्टेज और धारा का अनुपात कैसा होता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, चलो अगली बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है। 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं दो छोरों पर कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। ठीक है, देखो ये त्रिभुज है हमारा इस तरह से। ठीक है, सब कितने, 20 ओम का ये भी है, 20 ओम का ये भी है और 20 ओम का ये भी है। ठीक है, तो 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक क्या बनाया गया, त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं दो छोरों पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, मान लो टर्मिनल निकाल लेते हैं, मान लो यहाँ से हमने धारा भेजी, यहाँ से हमने धारा आई भेजी, तो यहाँ पे क्या होगा देखो ज़रा, यहाँ पे क्या होगा, धारा मान लो एक धारा ये मतलब आई भेजी। ठीक है, I1 भेजी, ये हमारी टूट गई I2 और I3 में टूट गई, तो यानी कि ये पैरेलल में हो गया। इसके बाद ये जो 20 ओम में I3 जा रही, वही धारा देखो ऐसे ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगी, इस वाले इसमें जाएगी, इसमें भी क्या आएगी, I3 आएगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है हमारे किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में, ठीक है। ये दोनों किस में लगे हमारे, सीरीज में लगे हुए हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये और सारे कितने 20 ओम के, ये भी 20 ओम का, ये भी 20 ओम का, ये भी 20 ओम, तो ये दोनों हमारे लगे हैं सीरीज में, ठीक है। ये दोनों किस में लगे, सीरीज में। कोई ज़रूरी नहीं, अगर मान लो यहाँ से धारा भेजते, अगर यहाँ से धारा हम भेजते तो क्या होता, यहाँ से अगर धारा भेजते तो ये इसमें टूटता, तब हमारे क्या होता, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हो जाते, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है, मतलब कोई भी दो कहीं से भी दे दोगे तो कोई ना कोई दो सीरीज में जरूर होंगे। तो हमने धारा इधर से भेजी, तो इसमें हमारी कौन सी धारा, तो इसमें जो धारा जाएगी, इसके बाद जो इसमें धारा जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, नहीं ये दोनों हमारे किसमें, सीरीज में लगे, सीरीज में लगे। इसका रिएक्टिव तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 40 ओम, उसका कितना 20 ओम। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। यानी 1/40 प्लस का 1/20 बराबर हम कितना हो जाएगा, 1/r। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स कर देना। तो इस कैल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा, 40 और 20 कैल्शियम हो जाएगा 40, 40 से कम 40, यानी कि कितना आ जाएगा ऊपर 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 40/3, 40 बटे कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर को हो रहा है कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को समझने के लिए, ठीक है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को समझने के लिए किसका व्यवहार करें, मतलब धारा को समझने के लिए, धारा करंट कैसी बह रही है, तो इस धारा को समझने के लिए किसका व्यवहार करते हैं हम लोग, किरचॉफ के नियम का करते हैं। किसका नियम करते हैं, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने हमारा नियम दिया था, धारा का नियम किसने दिया था, किरचॉफ ने ही दिया था हमारा, ठीक है। तो धारा का नियम किसने दिया, किरचॉफ ने ही दिया था, ठीक है। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, वही कह रहा है कि धारा के प्रवाह को समझने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, धारा के प्रवाह को समझने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सा लगाते हैं, वो हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किसका लगाते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। धारा नहीं, चालक में नेटवर्क की धारा को समझने के लिए हम लोग किसका नियम का यूज करते हैं, धारा चालक में नेटवर्क की धारा को समझने के लिए हम लोग, ठीक है, किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज को कैसे जोड़ना चाहिए, ठीक है, कह रहा है फ्यूज को जोड़ना चाहिए। अब देखो फ्यूज को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बात तो फ्यूज कहाँ जोड़ोगे, फ्यूज का मतलब क्या होता है, फ्यूज का मतलब होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कह रहा है फ्यूज कैसी डिवाइस है, क्या आता है, फ्यूज कैसी डिवाइस है। तो फ्यूज हमारी कैसी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा करता है, ठीक है। घरों में जो उपकरण लगे हैं उसको क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो फ्यूज जो है हमारी सेफ्टी डिवाइस होती है, ठीक है। तो कह रहा है फ्यूज को कैसे जोड़ना चाहिए। पहली बात तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, तो याद रखना जितनी भी सेफ्टी डिवाइस होती है, जितनी भी सेफ्टी डिवाइस होती है, ठीक है, जितनी भी हमारी सेफ्टी, ये लाइन लिख लो चाहे जहाँ, ठीक है। कह रहा है जितनी भी सेफ्टी डिवाइस होती है वो उन सबको कैसा जोड़ा जाता है, उन सबको हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो जितनी भी सेफ्टी डिवाइस है, जितनी भी सेफ्टी डिवाइस है उन सब को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। और कहाँ जोड़ेंगे, लाइव वायर में जोड़ेंगे। लाइव वायर मतलब कि फेज तार में जोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, लाइव वायर नहीं लिखा होता है, कभी कभी लिखा होता है फेज वायर, तो फेज वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, फेज तार को ही लाइव वायर बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ जोड़ेंगे हम लोग इसको, लाइव में, वो भी किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और फ्यूज हमारा कैसा है, सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा कर रहा है, मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा कर रहा है। जैसे भी लाइट तेज जाती है तुरंत ही फ्यूज हमारा उड़ जाता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और किस में जोड़ेंगे, लाइव चालक में जोड़ेंगे। लाइव चालक मतलब फेज तार, कभी कभी फेज तार भी लिख के आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक डीसी परिपथ में समानता, ठीक है, प्रकार का भार होता है। एक डीसी परिपथ में समानता प्रकार का भार होता है, ठीक है। तो एक डीसी परिपथ में समानता प्रकार का भार, यानी डीसी परिपथ में कैसा भार होता है, ठीक है। यानी डीसी परिपथ में किसका, तो अभी बताया प्रतिरोध का यूज कहाँ होता है, डीसी में होता है। सभी देखो रजिस्टर लिखा हो, देखो प्रेरकत्व का यूज कहाँ होगा, एसी में करते हैं प्रेरकत्व के बारे में। मतलब संधारित्र का प्रयोग भी एसी में करते हैं, प्रेरकत्व व संधारित्र यानी दोनों यानी एसी में करते हैं। तो कह रहा डीसी परिपथ में यानी डीसी सर्किट में किसका यूज करते हैं, तो डीसी सर्किट में प्रतिरोध का यूज करते हैं, ठीक है। तो डीसी सर्किट में किसका यूज करते हैं, डीसी सर्किट में हम लोग प्रतिरोध का यूज किया जाता है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा निम्न में से ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होता है। कह रहा ओम का जो नियम है वो कहाँ लागू नहीं होता। ओम का नियम कहाँ नहीं लागू होता है, अर्धचालकों पे लागू नहीं होता है, ठीक है। डीसी परिपथ में तो लागू होता ही है क्योंकि रेजिस्टेंस होता है डीसी परिपथ में, तो V बराबर IR पढ़ते ही हम लोग। उच्च विद्युत प्रवाह यानी कि I के बारे में भी पढ़ते हैं, छोटे प्रतिरोध में भी पढ़ते हैं, तो प्रतिरोध में तो लागू होगा ही, तो बात जान लो, ठीक है।
तो अर्धचालक में जो होता है, अर्धचालक जो होता है, ठीक है, डायोड हो गया, ये सब में डायोड में भी हमारा ओम का नियम नहीं लगता है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के तुमने जितना भी सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे मान लो हो गया, तो ये भी हमारा क्या अर्धचालक है। तो अर्धचालक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने जो जो नाम पढ़े हैं उन सब में हमारे जो है ओम के नियम फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ओम का नियम किस में नहीं लगता, अर्धचालकों में ओम का नियम नहीं लगता है, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा प्राप्त करनी है। प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो जानते हो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उच्च प्रतिरोध कहाँ मिलता है, श्रेणी में मिलता है कि समांतर में मिलता है। तो उच्च प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में मिलता है। इसके बाद धारा का समझो, धारा कैसी प्राप्त करनी, निम्न धारा प्राप्त करनी है। कैसी प्राप्त करनी, निम्न, ठीक है। तो धारा कैसी प्राप्त करनी, निम्न धारा प्राप्त करनी है, ठीक है। तो बैटरियों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, बैटरियों को किस क्रम में जोड़ा, उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा प्राप्त करने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो ज़रा, अब उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध तो समझ ही गए होगे। सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पैरेलल में जो सबसे कम होता है उससे भी कम मान का तुल्य प्रतिरोध मिलता है, और सीरीज में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उससे भी ज़्यादा मान का मिलता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, सीरीज में हो गया ये उच्च प्रतिरोध। और लेकिन निम्न धारा, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में धारा सेम होती है और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंस होता है। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और धारा क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब कि कुल मिला के याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ठीक है। कभी पूछ लेगा धारा को अगर हमें ज़्यादा प्राप्त करनी है तो किस में जोड़ेंगे, धारा को कम प्राप्त करनी तो किस में जोड़ेंगे। तो चलो ध्यान से समझो बात को। सीरीज में सेम होती है हमारी धारा, सीरीज में क्या सेम होती है, धारा, यानी वोल्टेज हमारा डिफरेंस होता है। तो सीरीज में धारा सेम होती है, मतलब धारा तो हमारी फिक्स हो गई ना, धारा क्या होगी, फिक्स हो गई। यानी कि अब धारा को घटा बढ़ा नहीं सकते, यानी वोल्टेज को लेकिन घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम लोग उसको जोड़ेंगे। अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करना है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या अगर वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करना है तो किस में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में जोड़ोगे। तो वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करना है तो हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सीरीज में धारा सेम होती है, तो वोल्टेज का फेर बदल कर सकते हैं, फेर बदल मतलब बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि वोल्टेज अगर ज़्यादा प्राप्त करनी है तो हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अगर वोल्टेज कम प्राप्त करनी है तो हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि वोल्टेज कम प्राप्त करनी है, तो क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। तो सेम होता है तो वोल्टेज तो हमारा फिक्स हो गया। तो इसका मतलब कम वोल्टेज अगर प्राप्त करना है तो हम जोड़ेंगे इसमें पैरेलल में जोड़ेंगे। अब धारा पे आते हैं। कह रहे हैं कि धारा हमको अगर कम प्राप्त करनी है तो किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सीरीज में धारा क्या होती है, सेम होती है। तो सीरीज में धारा सेम होती है, धारा सेम होती है, धारा का फेर बदल कर नहीं सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते। पैरेलल में क्या होता है, अगर धारा तुमको ज़्यादा प्राप्त करनी है तो किस में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे। क्यों, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, धारा का घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं धारा ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। फिर हमसे पूछ रहा है निम्न धारा प्राप्त करनी है, तो निम्न धारा प्राप्त करने के लिए किस में जोड़ेंगे, हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। तो इसका मतलब दोनों हमारी फॉलो किस में हो रही है, सीरीज में फॉलो हो रही है। दोनों कंडीशन किस में फॉलो हो रही है, हमारी सीरीज में फॉलो हो रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा किरचॉफ का वोल्टेज नियम संबंध रखता है। क्या बोल रहा है, जो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो किस पे संबंध रखता है। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है, ठीक है, वो किस में निर्भर करता है, आईआर ड्रॉप और बैटरी के ईएमएफ दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। आईआर ड्रॉप और वोल्टेज के ईएमएफ पे निर्भर करता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ठीक है। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पे संबंध रखता है, वो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो हमारा आईआर ड्रॉप और बैटरी के ईएमएफ दोनों पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या मान क्या होता है, समांतर संयोजन में। तो समांतर संयोजन अभी बता चुके कितनी सारी चीज़ें। समांतर में क्या होता है, सबसे कम मान का प्रतिरोध मिलता है, मतलब समांतर संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है, जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह इतने एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। तो उसके एलिमेंट का प्रतिरोध बताना है। क्या बताना, एलिमेंट का प्रतिरोध। तो वी बराबर क्या होता है, आई आर। वी बराबर क्या होता है, हमारा आई आर होता है, ठीक है। वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई। वी का मान कितना है, 230 बटे में आई का मान कितना है, 7.5। हल कर लो इसको, जब हल करोगे तो कितना आएगा, 30.67 आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो 25 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलनी फील्ड कॉइल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, 50 ओम है, ठीक है।
किसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, 50 ओम हो तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। तांबे का जो ताप गुणांक है वो इतना दे रखा है। फॉर्मूला पढ़ाया है तुमको। अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है आर टी माइनस का आर 0 डिग्री, आर नॉट यानी कि 0 डिग्री अपॉन में आर टी माइनस का नॉट अपॉन में आर टी इंटू टी। आर टी इंटू टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। देखो आर नॉट का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान, और आर टी का मतलब होता है जो तापमान हमारा दे रखा होगा टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर पर हमारा प्रतिरोध का मान। और टी क्या होता है, टेम्परेचर। जैसे कि इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कह रहा किसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना है, यानी कि आर नॉट का मान दे रखा है, आर 0 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 50 ओम। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि आर 50 का प्रतिरोध हमको पता करना है, और टेम्परेचर का मान कितना है 50 डिग्री, टी का मान कैपिटल टी का मान, यानी इसका मान कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का अल्फा का मान देना, आर टी में निकालना है। कुल मिला के क्या निकालना है, आर टी। लिख लो, सबके मान लिख लो। इसकी जगह पे क्या लिख लोगे, अल्फा की जगह पे 0.0043, ठीक है, बराबर में आर टी, इसकी पता नहीं है आर टी, देखो लिख लेते हैं, यानी कि 0.0043 बराबर में आर टी निकालना है, माइनस का आर नॉट का मान कितना है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 50 बटे आर नॉट का मान कितना है, यानी कि 50 अपॉन में टी, यानी कि 50 ये है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो आर टी है, सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक है। जो आर टी है वो कितना निकल के आएगा, हमारा बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा, यानी कि 60.75, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखो ज़रा, CTI का पेपर है तुम्हारा 16 या 17 तारीख को है, ठीक है। मैसेज में तो बता ही चुके हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, काफ़ी तुम पढ़ चुके हो सिलेबस, उसका तुम रिवाइज करो, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि देखो कि तुम्हें सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएँ, ठीक है, क्योंकि इतना समय तो मिलता नहीं हमको, ठीक है। जितना भी समय मिल जाता है मैं उस समय को निकाल के तुरंत वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। और मुझको भी कुछ पढ़ना पड़ता है पहले, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी पढ़ना पड़ता खुद भी क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग में तो है नहीं। अब मुझे खुद अपने मन से मतलब कि कुछ ही किताबें लेके आया था मैं, कापियाँ, ठीक है। तो कुछ वीडियोस वगैरह पुरानी सब देखनी पड़ती हैं यार, कब से नहीं पढ़ा है ITI वाला हमने, ठीक है। तो तुमने भी जाने कब से रिवाइज नहीं किया होगा, लेकिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो अब तो मान लो यूट्यूब में वीडियो पढ़नी, अब तो देखो प्रॉपर वे में यूट्यूब में वीडियो पढ़ती रहेंगी तो ये तुम्हारा हमेशा के लिए काम आने वाला है, क्योंकि वीडियो डिलीट होने वाली नहीं यूट्यूब की, तो हमेशा काम आने वाला। अब तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमको ये चैप्टर दोबारा पढ़ा दो, समझ में नहीं आया, जब भी समझ में नहीं आया चैप्टर खोला आराम से खट से देख लोगे, ठीक है। तो वही हम सोच रहे यूट्यूब में जो भी बने सब प्रॉपर वे बने, और बिल्कुल। अब देखो एक्स्ट्रा थ्योरी में मतलब क्या है, एक्स्ट्रा थ्योरी में वो है ये जो चैप्टर तुम्हारे लिख चुके हैं उसमें क्या है, हर बार चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगी उसमें नोट डाउन करते जाएंगे, तो अपना नोट सब क्या होते हैं क्लियर रहते जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें CTI में क्या है कि 60 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा सरकारी आराम से, ठीक है, कानपुर का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो यार तुम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तुमको एक एक क्वेश्चन करवाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तुम्हें याद है, पार्क में बैठ के करवाए थे पूरे एक एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। उस सब का रिवाइज करो यार, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सबके हमने पूरी लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स समझो 70-80% इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर चुके थे तुम्हारे। ट्रांसफार्मर भी तुमको पढ़ा चुके हैं, 2 बार ट्रांसफार्मर, 2-3 बार ट्रांसफार्मर हो गया, पढ़ा चुके हैं तुमको। उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। वो भी किससे लगाओ, जुगल सर वाली बुक से लगाओ, ठीक है। जुगल सर वाली बुक में क्या थोड़े से क्वेश्चन है, उसी से लगाओ बढ़िया, ठीक है। तो बस जुगल सर वाली में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन। तो जुगल सर वाली बुक तो बिल्कुल रटी डालो, जब CTI के पेपर जब तक देने जाओ तो जुगल सर वाली बुक रट डालो पूरा, ठीक है। बाकी ट्रांसफार्मर पढ़ चुके, ट्रांसफार्मर से कम से कम 6-7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी AC थ्योरी तुमको पढ़ाई देंगे, अभी हम AC थ्योरी आराम से पढ़ा देंगे, उससे क्वेश्चन भी लगवा देंगे, ठीक है। तो AC थ्योरी से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो तुम्हारे पास होने पर बाकी इधर तो तुम्हारे बेसिक तो इधर पूरा क्लियर है, इधर से भी नंबर 20-25-20 नंबर क्वेश्चन तो इधर से भी आने। बाकी यार मैथ और रीजनिंग भी तो आनी है, ये भी तो देखो 25 नंबर की मैथ और रीजनिंग आनी है, और मैथ में बिल्कुल लोलू सवाल आएंगे, कुछ कठिन नहीं आएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो जितना तुम मैथ पढ़ चुकी हो ना, इतना मैथ में अगर लगा दोगे आराम से, बस यही तो भाई दिक्कत है, तुम रिवाइज अपने मन से नहीं करते, ठीक है। तो भाई बता रहे रिवाइज अपने मन से करना है, अब तो सब हैंडल तुमको करना है, क्योंकि पढ़ना तुमको है, सब टाइम टेबल तुमको अपने अनुसार बनाना है कि कौन सा क्या रिवाइज करना है, क्या चीज़ करनी है, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, कम कोर्स पढ़ो लेकिन रिवाइज उसका होता रहे। क्यों, पहले 10 चैप्टर पढ़ लें, अब पूछ ले दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले, उसका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, पता आया हुआ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो दिक्कत है, ठीक है।
तो इतना पढ़ चुके यार, 60% सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ होगा क्या? सोचो था, 60% नहीं, कम से कम 70% सिलेबस तुम पढ़ चुके हो यार, ठीक है। केवल इधर तुम्हारा सिंगल फेज और 3 फेज बचा हुआ है, ठीक है। बाकी ये मेन टॉपिक इधर बचा हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ चुके हो इधर, मोटरें सब जहाँ एक बार पढ़ाना स्टार्ट करें मोटरें भी सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन वही सोचे प्रॉपर वे में सब चले तो ज़्यादा सही है। प्रॉपर वे में चलेगा तो ये नहीं रहेगा बीच में ही छूट गया, बीच में ही छूट गया, ठीक है। अब देखो जुगल सर वाली बुक का सलूशन तुम्हारा एक एक क्वेश्चन का बता ही रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चैप्टर भी हो गए जुगल सर वाले के, ठीक है। बाकी और भी 2 वीडियोस बनाएंगे जुगल सर की, ठीक है। तो ये सब धीरे-धीरे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे। बाकी भी कौटिल्य सर की भी एक वीडियो क्वेश्चन बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा गैप हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 25 क्वेश्चनों का टेस्ट दे रहे हो, ये तो टेस्ट है ही, तो इन टेस्टों पे जान लगा दो। मतलब कि समझो ये जो टेस्ट तुम दे रहे हो, समझो यूपी पीसीएल और यूपी अर्नल के क्वेश्चन दे रहे हो, समझो आराम से तुम्हारा हो जाना है। और जहाँ डीएमआरसी वगैरह में भी आराम से सब यही क्वेश्चन आने हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी है। और हाँ, प्ले लिस्ट हमने बनाई है तुम्हारे में मैथ की और रीजनिंग की, तो उन वीडियोज़ को देखना है स्टार्टिंग से, अभी नहीं देखना है, सीटीआई का पेपर होने के बाद देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो वीडियोज़, ठीक है। तो दोनों सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस इन्हीं का ही देखना है और कुछ नहीं देखना है, इन्हीं के टीचरों का देखना है। बाकी प्ले लिस्ट तुम्हारी अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चनों का अब तुम्हें क्या है कि अब तुम नोट्स नहीं बनाने हैं उसके, ठीक है। रीजनिंग के तुम्हें नोट्स नहीं बनाने। रीजनिंग के चैप्टर क्या पढ़ाना, तुम्हें रीजनिंग की पूरी थ्योरी पढ़ चुके हो। जैसे क्लॉक पढ़ाया उसने, क्लॉक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्लॉक का तुम पहले रिवीजन कर लो, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन है वो लगाओ, उसका मेथड ना देखो। अब जो क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है तो उसका मेथड देख लो क्या है, किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में तरीके सबके लगभग एक ही होते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, इससे और कुछ नहीं होगा, तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो मैथ और रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग कर ही लो, ठीक है। मैथ रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत अच्छे से, ठीक ना। अब देखो पता है, अगर अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई घर का बंदा हो ना, तो हमारे पास पता है कितना समय, बहुत पढ़ने के लिए समय। हम डेली कम से कम 10 घंटे पढ़ सकते हैं जॉब करने के बाद भी। पता है क्यों? देखो अब देखो मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग में मान लो इस समय तो नहीं उठ पा रहे हैं 4 बजे, क्योंकि इतना थक जाते हैं तो उठ ही नहीं पाते हैं, मतलब, ठीक है। अब तो मतलब बीच में रात में पहले 2-3 बार नींद खुलती थी, और रात में 2-2 3-3 बजे। अब तो रात में ज़्यादा जगना नहीं होता यार, 12 बजे के बाद तो नींद, मतलब बहुत नींद आने लगती है, ठीक है। क्या कभी कभी क्या होता है 10 बजे सो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो क्या है कि जैसे मान लो अगर घर पे अगर कोई हो, यहाँ पे हमें खाना वगैरह की सब मैनेजमेंट ना देखना हो, तो पता है मॉर्निंग में यहाँ से 9:30 बजे निकलते हैं। तो मॉर्निंग में हम कम से कम 8:30 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर 5 बजे भी उठेंगे तो 5, 6, 7, 8, अगर मॉर्निंग का 3.5 घंटा हो जाएगा लगभग, ठीक है। इसके बाद शाम को मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बजे तक तो मान लो आ जाते हैं। अगर 7 बजे से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 7 से 10 बजे तक पढ़ें तो 3 घंटा उधर हो गया, ठीक है। 7 से 8, 9, 10, 3 घंटा उधर हो गया, मतलब 6.5 घंटा इधर हो गया ये, ठीक है। बाकी खाना ना खाए इसके बाद रात को भी पढ़ सकते हैं 11 से 12, 1 घंटा उधर, यानी कि 8 घंटे तो ऐसे ही फिक्स हो गए। बाकी जो ड्यूटी में चलते हैं वहाँ कम से कम 1-2 घंटे पढ़ाई हो जाती है, नहीं 10 घंटे डेली पढ़ सकते हैं अगर यहाँ तुम आ जाओ तो, समझो, शादी करके, ठीक। चलो खैर छोड़ो। अब क्या है कि हाँ, ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो अभी देखो इसकी ट्रिक भी बताएंगे तुमको, तुक्का मारने की, किस तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये हम 14 तारीख को एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें तुमको बताएंगे किस तरह से तुमको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कम से कम कुछ तो नंबर बढ़ ही जाएंगे। किस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरह से भी तुक्का मारना है, उसकी भी ट्रिक हम बताएंगे, किस तरह से मारना है तुमको, यानी कि ऑप्शन देख के तुमको ट्रिक बताएंगे तुमको, ठीक है। किस तरह से क्या मारना है, कौन सा ऑप्शन छोड़ना है, किस हिसाब से सब बताएंगे तुमको, ठीक है। बाकी भी रिवीजन कर लो। बाकी 14 तारीख को वीडियो बना देंगे ट्रिक वाली, ठीक है, किस तरह से तुमको ऑप्शन टिक करना है, ठीक। चलो इसके बाद यहीं तक रखते हैं, ये चैप्टर फिनिश हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और बाकी पूरा रिवाइज कर लो, जितना भी पढ़ चुके हो ITI का। इसमें प्रेजेंट टाइम में केवल ITI ही पढ़ो, ठीक है। जब ITI का पेपर हो तो उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट देखना मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। बाकी ITI का तो चलता रहेगा पैरेलल में, ITI पे ज़्यादा फोकस दो, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारा ITI का मेन पेपर भी होगा, क्योंकि CTI का एग्जाम हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं, संडे को जो लॉकडाउन था वो भी यूपी में बंद हो रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ें अभी स्टार्ट हो रही है। अब कॉलेज वगैरह भी खुल जाएंगे, समझ लो। CTI का कॉलेज भी खुल जाए, वो भी सब अब तुम्हें सुरक्षित है। अब जब पेपर देने जब जाओगी ना, तो कम से कम एक मास्क पहन लेना यार, अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। और सैनिटाइज़र का डब्बा ले लेना एक छोटा सा, ठीक है। आराम से एक दस्ताने वो जो आते हैं, ठीक है, 5 रुपये के 2 मिलते हैं, उसको पहन लेना, तब जाना पेपर देना, बिल्कुल सेफ्टी से। मास्क उतारना नहीं है, ठीक है। और हाथ सैनिटाइज करते रहना, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ छोटू को फर्जी की अफवाह उड़ी पड़ी, उसको कोरोना हो गया, ठीक है। उसको बुखार उखार आ गया होगा तो फर्जी को अफवाह उड़ाई पड़े कि कोरोना हो गया, ठीक है।
हाँ, रमन को और लाडो को हो गया कोरोना। ठीक है, रमन को कोरोना हो गया है। ठीक है, रमन को कोरोना है प्रेजेंट टाइम में। वो मतलब कि आर्मी की हॉस्पिटल में ही भर्ती है प्रेजेंट टाइम में, उसका इलाज चल रहा है। आज तो वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी हमारी ठीक है, वो भर्ती, उसको सुधार हो गया मतलब। ठीक है, अब कोरोना के लक्षण क्या है पता है? कोरोना लक्षण है कि तुम्हें सुगंध आना बंद हो जाएगा। जैसे खाने की सुगंध आती है, ये सब बदबू आना, नाक से तुम्हारी नाक बिल्कुल काम ही नहीं करेगी, नील हो जाएगी नाक बिल्कुल, कुछ भी सुगंध नहीं आएगी। कोरोना का सबसे लक्षण है, बुखार भी आएगा और कुछ सुगंध भी, और खाने का स्वाद तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये कोरोना के लक्षण है, इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना। तो बच के रहो बिल्कुल। ठीक, चलो बाय।